आदाब, नमस्कार। मैं रदा खानम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयशंकर पर राहुल गांधी और कांग्रेस हमलावर, पूछा इस मुखबिरी से हमारे कितने विमान गिरे। कर्नल सोफिया पर टिप्पणी करने वाले विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने को कहा। प्रोफेसर अली खान को लेकर भाजपा पर भड़की कांग्रेस, कहा विचारशील पोस्ट और अपने नाम की वजह से हुए गिरफ्तार। अभिषेक बनर्जी बोले टीएमसी केंद्र सरकार के साथ, लेकिन डेलीगेशन के सांसदों पर हम तय करेंगे कि कौन जाएगा। मनोज झा ने गौरव गोगोई पर बेतुकी टिप्पणी पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की आलोचना की। गाजा में इजराइल का आतंक, एक दिन में 151 की मौत, अस्पतालों में फंसे गई। अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान को हमले की जानकारी देने पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि विदेश मंत्री जयशंकर की चुप्पी सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये निंदनीय है। इसलिए मैं फिर से पूछूंगा कि हमने कितने भारतीय विमान को खो दिए, क्योंकि पाकिस्तान को पता था ये कोई चूक नहीं थी, ये एक अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। कि कैसे जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? ये भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो उनको? क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। और उसके बाद लीपापोती पूरी कि मैंने ऐसा नहीं। अरे आपने तो खैर लीपापोती भी नहीं कि आपके विभाग से एक चिट्ठी आ गई कि ये ऐसा नहीं कहा। आपके मुंह से ये शब्द एक एक यहां मीडिया कर्मी बैठा है, देश के हर नागरिक ने, विश्व के हर नागरिक ने देखा आपने क्या बोला कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। अब बताइए, मुखबिरी नहीं है तो क्या है? और मुखबिरी का इतिहास लंबा है, अभी उस पर भी आऊंगा मैं। अब हम यह जानना चाहते हैं, क्या इसी मुखबिरी की वजह से अजहर मसूद जिंदा भाग गया? क्या इसी मुखबिरी की वजह से हाफिज सईद भाग गया? ये हुआ क्या? क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि आपने पहले ही सूचित करके अजहर मसूद को बचाया? ये वही अजहर मसूद है जिसको पहले भी बचाया गया था। कंधार में जब IC-814 को हम छुड़वाने गए थे, तब इसी अजहर मसूद को हम जाकर उनको सुपुर्द करके आए थे। ये दूसरी बार बचाने की साजिश क्यों हो रही? क्यों बचाया गया अजहर मसूद को? कारण बताइए। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। इस दौरान कोर्ट ने सख्त लहजा अपनाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि आपने बिना सोचे जो भी किया है और अब माफी मांग रहे हैं, हमें आपकी माफी नहीं चाहिए। दरअसल उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मामले में जस्टिस सूर्यकांत की 2 सदस्यीय पीठ सुनवाई कर रही है। शीर्ष अदालत में विजय शाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह पेश हुए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि हम इस बात से संतुष्ट हैं कि FIR की जांच SIT द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें MP कैडर के सीधे भर्ती किए गए 3 वरिष्ठ IPS अधिकारी शामिल हों, लेकिन जो MP से संबंधित नहीं हो। इन 3 में से एक महिला IPS अधिकारी होनी चाहिए। DGP MP को कल रात 10 बजे से पहले SIT गठित करने का निर्देश दिया जाता है। इसका नेतृत्व एक IGP द्वारा किया जाना चाहिए और दोनों सदस्य भी SP या उससे ऊपर के रैंक के हों। कोर्ट ने कहा है कि FIR की जांच SIT को सौंपी जाएगी। याचिकाकर्ता को जांच में शामिल होने और पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है। शाह की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। हालांकि स्थापित कानून का पालन करते हुए हम सीधे जांच की निगरानी नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन विशेष तथ्यों को देखते हुए हम SIT को एक स्थिति रिपोर्ट के माध्यम से अपनी जांच के परिणाम प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं। मामला 28 मई को सूचीबद्ध किया गया। 24 मई को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी करेंगे। बैठक में राज्यों के सीएम और एलजी शामिल होंगे। इस बैठक पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मैं तुर्की से सेब की आयात पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में प्रधानमंत्री से बात करूंगा। 24 तारीख को मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है और मैं पत्र लिखकर भी जो तुर्की से सेब, हिमाचल के सेब बागवानों को से परेशानी होती है, सस्ता सेब बेच दिया जाता है। हम चाहेंगे कि जो तुर्की से सेब आता है उसने हिमाचल के बागवानों को प्रभावित किया है। इस प्रकार के सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस मामले में मैं व्यक्तिगत तौर से प्रधानमंत्री जी से भी बात करूंगा और निश्चित तौर पर एक चिट्ठी मैं प्रधानमंत्री जी को भी दूंगा कि हिमाचल प्रदेश जो कि बागवान और सेब की दृष्टि से पहचाना जाता है, वहां के बागवानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि जब बाहर से आयात सेब आता है तो हमारे सेब के दाम प्रति किलो के हिसाब से गिर जाते हैं। हम चाहेंगे कि तुर्की के सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। सर, अमेरिका जहां एक और शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ऑपरेशन सिंदूर पर जाने वाले 7 डेलीगेशन को नाटक बता रहे हैं, तो वहीं शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे जरूरी मिशन बताया है। संजय राउत ने कहा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में भी राजनीति कर रही है, ये ठीक नहीं है। संजय राउत ने कहा कि टीएमसी के 35, समाजवादी पार्टी के 40, लालू यादव के लगभग 5 मेंबर हैं। आप ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात करते हैं तो आपको सबको लेना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में भी राजनीति कर रही है, ये ठीक नहीं है। आपको अपोजिशन का समर्थन भी चाहिए और आप अपोजिशन में स्प्लिट भी करना चाहते हो इस मामले में, ये बहुत ही गलत बात है। सबसे पहले इस प्रकार का डेलीगेशन भेजने की जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत थी? अपोजिशन ने एक मांग की थी, स्पेशल सेशन कश्मीर और ऑपरेशन सिंदूर पर, वो आप नहीं करने जा रहे। वो सेशन होने के बाद आपको भेजना चाहिए था, लेकिन आप अपने मर्जी के जो एमपीज है उसका एक डेलीगेशन बनाकर भेज रहे। शिवसेना के 9 मेंबर है लोकसभा में। हमको किसी ने पूछा नहीं कि लोकसभा में से किसी को आप भेजना चाहते हैं क्या। तृणमूल कांग्रेस के लगभग 35 मेंबर्स हैं, समाजवादी पार्टी के 40 मेंबर हैं, लालू प्रसाद जी के भी 4 या 5 मेंबर्स हैं। आप ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात करते हो ना, तो आप सबको लेना चाहिए। हमारी दूसरी मांग ये थी कि ऑल पार्टी डेलीगेशन कश्मीर में लेके जाइए। ऑल पार्टी डेलीगेशन आप ना सेशन ले रहे हो स्पेशल, ना ऑल पार्टी डेलीगेशन को हमको कश्मीर में लेके जा रहे हो, लेकिन विदेश घुमा रहे हो एमपीज को। क्या करेंगे जाकर? इस इशू का आप अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते हो। इजरायल और गाजा का युद्ध चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने हमारे यहाँ डेलीगेशन नहीं भेजा है, या अमेरिका में या विश्व में डेलीगेशन नहीं भेजा है। जेलेंस्की ने डेलीगेशन नहीं भेजा है ऑल पार्टी, या पुतिन ने। ये क्या कर रहे हैं लोग? हाँ, ये क्या नौटंकी चल रही है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने केंद्र सरकार को सूचित किया है कि वो वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख पेश करने के लिए गठित 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों में शामिल नहीं होगी। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये प्रतिनिधि मंडल विदेश भेजे जा रहे हैं। टीएमसी ने प्रतिनिधि मंडल में शामिल अपने लोकसभा सांसद यूसुफ पठान को इस यात्रा में शामिल न होने का निर्देश दिया है। देखिए, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आ रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन कल शाम से बहुत सारे पत्रकारों का सवाल मुझे मिला है, कुछ लोगों से मेरा बात भी हुआ है। मैं आपको ये साफ साफ कह देता हूँ, एंड वी हैव स्टेटेड दिस मल्टीपल टाइम्स, आई एम रीइटरेटिंग इट अगेन, दैट वट एवर डिसीजन द यूनियन गवर्नमेंट टेक्स विच एम्स एट combating and curbing terrorism, number 2 safeguarding the sovereignty of the nation, and number 3 to protect the national interest of the country. We as a party, Trinamool Congress, will stand with the center shoulder to shoulder. लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई डेलीगेशन जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, डेलीगेशन जाना चाहिए, जाए, और जिस तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा देके इंडिया का पीस को डिसरप्ट करने का प्रयास
पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है उसका हम कड़ी निंदा करते हैं, उसको ग्लोबल स्टेज में रखना भी चाहिए। लेकिन मेरा पार्टी से कौन जाएगा, ये डिसीजन पार्टी का है। आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग है, मुझे उस कमेटी में नॉमिनेट किया पार्टी ने। सेंटर और द यूनियन गवर्नमेंट कैनॉट डिसाइड यूनिलैटरली हु विल रिप्रेजेंट फ्रॉम विच पार्टी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने राजकोट ध्वस्तीकरण पर कहा कि भाजपा की गुजरात सरकार में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात पुलिस का एक स्पष्ट संकल्प पत्र है कि राज्य में अगर कोई गुनाह करेगा और राज्य की सरकारी जमीनों पर कब्जा करेगा तो हम ये नहीं चलने देंगे। राजकोट में जिन जगहों को गैरकानूनी काम करने का अड्डा बनाया गया है उन सभी को ध्वस्त किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात पुलिस का ये स्पष्ट संकल्प है कि राज्य में अगर आप कोई भी गुनाह करोगे, बेगुनाहों को परेशान करोगे और राज्य की सरकारी ज़मीनों पे आप कब्जा भी करोगे, हम ये नहीं चलाएंगे। ये गुनहगारों के खास तौर पे आज राजकोट की अगर मैं बात करूं तो 38 गुनहगारों की 38 जगह जहां उन्होंने दुकानें बनाई है या फिर घर बनाया है या फिर ये 2 नंबर के काम करने का अड्डा बनाया है, वो सभी को ध्वस्त किया जाएगा और ये सभी लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। राज्य में शांति से, मेहनत से और ईमानदारी से काम करने वाले सभी लोगों के लिए राज्य सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है, लेकिन जो गुनाह करेगा उनको नहीं छोड़ा जाएगा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि जो प्रोटोकॉल होता है वो एक तरह का सेक्रोसेंट होता है और उसका पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां मुख्यमंत्री के आगे चीफ सेक्रेटरी और पुलिस डीजीपी परेड करते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कई बार देखा गया है कि अधिकारी किसी के पर्सनल स्टाफ की तरह काम करते हैं। जब बात मुख्य न्यायाधीश की होती है तो वही अधिकारी वहां जाना नहीं समझते, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो प्रोटोकॉल है वो एक तरीके से सैक्रोसेंट है और उसे मानना चाहिए। और ये देश ऐसी जगह पहुंच गया है कि मुख्यमंत्री के आगे चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ऊपर नीचे परेड करते हैं, जो उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी तो मैंने ऐसे देखा है कि ये लोग ऐसे काम करते हैं जैसे ऑलमोस्ट पर्सनल कोई स्टाफ में हो मुख्यमंत्री के, और जब चीफ जस्टिस की बात आती है तो वहां जाते नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात हो रही है कि जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप को केवल राजनीतिक एजेंट और राजनीतिक नौकर मानने लगी हैं। उनका जो पहला शब्द है कि वो सिविल सर्वेंट है, वो जनता के सर्वेंट हैं और संविधान से बताए हुए तौर तरीकों पर उन्हें चलना चाहिए। ये जो बात हमारे प्रशासनिक अधिकारी चाहे पुलिस में हो, चाहे आईएएस में हो, चाहे और संस्थाओं में जो भूलने लगे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैंने पिछले 25-30 साल से इस तरीके का राजनीतिकरण जो ब्यूरोक्रेसी का हो रहा है उसे बहुत दुख से देखा है। नहीं, फैमिली वेलफेयर, ये वेलफेयर क्या मतलब, शहजाद साहब को समझ में नहीं आता क्या कहते हैं। भाई कोई आदमी को लगता है कि डेलीगेशन नहीं जाना चाहिए, वो अपनी बात रखता है। कोई कहता है डेलीगेशन जाना चाहिए, क्या इसमें अलग अलग मत नहीं हो सकते हैं? ये मतलब थोड़ी है कि डेलीगेशन जाएंगे तो हम उनसे कहेंगे कि देश के खिलाफ बात करो। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत होगी कि किसी सवाल का वो जवाब देने की उनकी आदत ही नहीं रह गई है। ये निरर्थक बात है। तो अच्छा है, हम तो बार बार कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि डेलीगेशन जाना चाहिए, अपनी बात वहां रखनी चाहिए। और मैंने तो कल ये भी आपसे कहा कि क्या उसके लक्ष्य होने चाहिए, वो कुछ निर्धारित करें, पाकिस्तान पर प्रेशर बनाएं, दुनिया को बताएं कि किस तरीके से ये आतंकी स्टेट हो गया है, एक फेल्ड स्टेट है, एक रोग स्टेट बन गया है। आप लोग उसकी मदद करते रहते हैं, उसको पैसा IMF से भेजते रहते हैं, उसको हथियार भेजते रहते हैं। अगर जब तक आप नहीं नकेल कसेंगे कैसे पाकिस्तान सुधरेगा? तो ये बात तो बाहर देशों के जाके हमको कहनी चाहिए। आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख भागीदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पर बोलते हुए अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लिया गया एक बहुत अच्छा फैसला है। पीएम मोदी को मेरा सुझाव है कि राजनीतिक नेताओं के साथ हिंदू धर्म, इस्लाम और सिख धर्म के धार्मिक नेताओं को भी भेजा जाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान की जंग में भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर भारत ने इस बात का ऐलान किया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग पाकिस्तान से जारी रहेगी। और इस आतंकवाद के खिलाफ जो जारी मुहिम है,
और ऑपरेशन सुदूर की कामयाबियों को बताने के लिए भारत सरकार ने 7 प्रतिनिधिमंडल का इंतजाम किया है और अलग अलग देशों में वो मेंबरान पार्लियामेंट नुमाइंदगी करेंगे। तो 7 प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं। ये नुमाइंदे जितने भी हैं वो अलग अलग ममालिक में जाएंगे और आतंकवाद के खिलाफ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, वहाँ के पॉलिटिकल लोगों को, वहाँ की आवाम को बताएंगे। बहरहाल ये एक भारत सरकार का उठाया गया कदम बेहतर है, मगर मैं भारत सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी को मैं सलाह देना चाहता हूं, मशवरा है कि पॉलिटिकल लोगों के साथ साथ में धर्म गुरुओं को भी भेजा जाना चाहिए। हिंदू और मुसलमान, सिख, इन तीनों मजहब के जो धर्म गुरु हैं इनको विदेशों में भेजा जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि धर्म गुरु का जो असरात हैं, प्रभाव है समाज पर, वो समाज पर वो प्रभाव वो जड़ तक है। जितना असरअंदाज धर्मगुरु हो सकते हैं समाज पर, उतना असरअंदाज पॉलिटिकल लोग नहीं हो सकते। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ इस मुहिम का जो बड़ा चेहरा है और मुखिया के तौर पर हिंदू और मुसलमानों के धर्म गुरुओं को बनाया जाना चाहिए। अगर ऐसा सरकार करती है तो मैं समझता हूं कि आतंकवाद के खात्मे में हमें बहुत जल्द कामयाबी मिल सकती है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा और जेडीयू को बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं है। इन्हें पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, शिक्षा, स्वास्थ्य किसी से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ टीवी पर दिन रात लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को गाली देना आता है। होती है तब जाकर के गिरफ्तारी का एक प्रेस रिलीज जो है जिला में जारी किया जाता है। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है और इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी हो, जदयू हो शासन में, इन लोगों को बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई से मतलब नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य किसी से कोई मतलब नहीं है। गरीबी से मतलब नहीं, महंगाई से मतलब नहीं, पलायन से मतलब नहीं। केवल दिन रात आके टेलीविजन पे लालू जी को गाली दो, तेजस्वी को गाली दो। एक बयान वो देंगे तो 4 बयान वो मेरे खिलाफ देंगे। इसी में आपस में कंपटीशन लगा हुआ है, इसी में बिहार सरकार चल रहा है। और मुख्यमंत्री को तो ये घटना के बारे में भी जानकारी नहीं होगी। कितना अधिकारी देता होगा उतना ही जानते होंगे और इस बारे में तो सब हरा कटिंग देते होंगे। तो और कोई सवाल होगा तो दरबार बहुत दिन से सस्पेंडेड है। कल चिराग पासवान को लेकर एक पोस्टर लगा और कहा गया कि उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाना हम देखे हैं। और आज अचानक ही चिराग पासवान मुख्यमंत्री से मिलने चले जाते हैं। ये उनका मामला है, वो लोग जाने क्या है नहीं है। इस पे हमको इस पे कोई हमको टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई गंभीर बात है। जनता दरबार सस्पेंडेड है। जनता दरबार में एक बार व्यक्ति नहीं, कई बार व्यक्ति आए हैं, लेकिन उसका काम भी पूरा नहीं हुआ, ये भी हम लोगों ने देखा है। तो ये तो अफसरशाही है ना। जब अधिकारी बोलेंगे तो मुख्यमंत्री बैठेंगे, जब अधिकारी बोलेंगे तो पटना में रोड 2-4 को घूम लेंगे। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने आज कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर उनके बेतुके आरोप के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की आलोचना की और कहा कि उन्हें अपनी प्रतिस्पर्धा असम के भीतर ही रखनी चाहिए और राजनीतिक रूप से लड़ना चाहिए। अगर पिछले 10 से 12 वर्षों में इस देश में कुछ बहुत ज्यादा बदलाव आया है तो ये वो है कि विपक्ष को दुश्मन के रूप में देखा जा रहा है। मैं तो सीधे मानता हूँ ना कि इस प्रकार से अगर आप एनिमोसिटी की लैंग्वेज अपने प्रतिस्पर्धी के लिए कहेंगे, 10-12 वर्षों में अगर इस देश में कुछ बहुत बदला है और बुरे तरीके से बदला है ना, तो प्रतिस्पर्धी को दुश्मन की नज़र से देखा जाने लगा। देखिए, आप चुनाव हो चुनाव ना हो, विपक्ष के लिए जो भाषा इस्तेमाल होती है वो शत्रु वाली भाषा होती है। चुने हुए सांसद हैं, आप उनके बारे में ये टिप्पणी करते हैं। मतलब मैं समझता हूं कि उस मोल्ड से अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो कौन सा गुडविल मिशन दुनिया में भेजेंगे। उन लोगों ने अखबार नहीं पढ़ा होगा कि इस गुडविल मिशन में नामित एक व्यक्ति के बारे में एक सूबे के चीफ मिनिस्टर का ये बयान है।
दुनिया के बाकी देश भी तो देख रहे होंगे, वो तो ये कहेंगे योर हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। ये बहुत गंभीर विषय है। आसाम में आपकी प्रतिस्पर्धा है, उसको आसाम में रखिए, पॉलिटिकली लड़िए। इस प्रकार का बिलो द बेल्ट अटैक, ये मैं समझता हूँ ये अपराध की श्रेणी में आता है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना की बहादुरी की सराहना की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा देश का विकास कर रही है, ये काम कर रही है और हर कोई इसे देख सकता है और हमारी सेना की बहादुरी के कारण आज दुनिया भर में हमारी सेना की उपलब्धियों की प्रशंसा की जा रही है। हमें पीएम नरेंद्र मोदी पर गर्व है। भारतीय जनता पार्टी देश में विकास कर रही है, काम कर रही है, सबके लिए दिख रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी सेना के सहयोग से, हमारी सेना की वीरता से, हमारी सेना की उपलब्धि आज के डंके आज पूरे विश्व में बज रहे हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पर हम लोगों को नाज है, तो उनके कुशल नेतृत्व के कारण ये सब संभव हुआ। और अभी प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, भारतीय सेना अभी पूर्ण तरीके से तैयार है। पाकिस्तान अगर कुछ कहता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के। गाजा पट्टी एक बार फिर से इतिहास के सबसे भयावह मानवीय संकटों में से एक का गवाह बन गई है। इसराइल की तरफ से शुरू किए गए आतंक के तहत महज एक दिन में 151 फिलिस्तीनियों की मौत ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में भोजन बेचने की घोषणा कर जंग और राहत का एक साथ ऐलान कर नया बवाल मचा दिया है। इजरायली सेना ने जमीनी अभियान को गार्डियन चैरियट्स नाम दिया है, जो अब तक की गाजा में हुई सबसे बड़ी कार्रवाई है। इसके तहत सिर्फ रविवार को 151 लोगों की मौत हुई। इस अभियान में हमास के गढ़ों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। इस दौरान इजरायली सैनिकों ने गाजा के इंडोनेशियन अस्पताल को घेरे जाने का दावा किया है। अस्पताल में 55 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें डॉक्टर, मरीज और स्टाफ शामिल है। हालांकि इजरायली सेना का दावा है कि वहाँ हमास के लोगों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त गाजा भूख की कगार पर खड़ा है। 5 लाख फिलिस्तीनी पूरी तरह भुखमरी के शिकार हैं। 10 लाख से ज्यादा लोग पोषण संकट से जूझ रहे हैं। 3 महीने से गाजा में राहत सामग्री की आपूर्ति पर प्रतिबंध था। इस संकट को देखते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खाद्य राहत की अनुमति दी, लेकिन साथ ही स्पष्ट किया कि राहत का कोई भी हिस्सा हमास के हाथ नहीं लगना चाहिए। ये फैसला मानवीय राहत से अधिक सैन्य रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, ताकि राहत के नाम पर गाजा में इजरायली सेना का नियंत्रण और गहरा हो सके। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।